ये आज है हमारा 7th लेक्चर। इससे पहले 6 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, ठीक है। और कल के लेक्चर में हमने क्या किया था कि डेफिनेशंस थी छोटी छोटी सी जो हमने देखी थी, ठीक है। और एक प्रॉब्लम कल के लेक्चर में मैंने दी थी तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन समझाई नहीं थी। मैंने कहा था कि इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से पढ़ो। तो कल हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल है 11.5 वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी वो क्या थी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। एक थी हीट कैपेसिटी, फिर थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था कल। हीट कैपेसिटी क्या थी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय यूनिट डिग्री, ठीक है। अगर हम मास को इन्वॉल्व कर दें, हम ये बताएं कि जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसका अमाउंट क्या होगा, तो वो क्या बन जाता है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट भी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय यूनिट डिग्री, ठीक है। और अगर जब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो सेम डेफिनेशन होती है, सिर्फ हम क्या करते हैं, मास की जगह क्या लिखते हैं, 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैस। ओके, फिर एक चीज़ जो कल मैंने पढ़ाई थी वो थी लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है, किसके इक्वल होता है, हीट लॉस्ट बाय द बॉडी इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब और गेन बाय द बॉडी। कि हीट जो रिलीज हो रही होती है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होगा जो हीट रिलीज कर रहा है, उसी वक्त क्या होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास जो क्या कर रहा होता है, सेकंड या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जितनी हीट लॉस हो रही होती है वो किसके इक्वल होती है, एब्जॉर्ब्ड हीट के इक्वल होती है। तो हम इसी को अप्लाई करेंगे कैसे, प्रॉब्लम के लिए। ये है एग्जाम्पल है मेरे पास 11.5, एग्जाम्पल है 11.5, ठीक है। बुक्स खोलो। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुम लोग लेक्चर सुन रहे हो तो बुक्स लेके बैठा करो हमेशा। जितनी थ्योरी है फिजिक्स में उतने ही इसके प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जितनी थ्योरी में पढ़ा रही होती हूँ, हर थ्योरी हर टॉपिक से रिलेटेड क्या है, प्रॉब्लम्स तो होते ही होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो इस वजह से जब भी मेरा लेक्चर लो तो बुक लेके बैठा करो, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन तुम खुद से लिखोगे। ये है एग्जाम्पल है 11.5 और बुक का पेज नंबर है 19 बुक का पेज नंबर है और एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एग्जाम्पल है 11.5। अच्छा, अब पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं पढ़ूंगी, तुम लोग देखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन फिर समझ में थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर मैं समझाती हूँ। क्वेश्चन में कहते हैं, a 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन ड्रॉप्ड इनटू अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 400 ग्राम containing 400 gram of water initially at 20 degree centigrade. If the final equilibrium temperature of the system is 22.4 degree centigrade, find the specific heat of the metal. Specific heat of the copper is 386 joules per kg per Kelvin. ओके, आया कुछ समझ में? चलो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 चीज़ें हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एक मेटल का पीस है, कैलोरीमीटर है, और कैलोरीमीटर में क्या है, पानी। कैलोरीमीटर क्या होता है, जस्ट एक कंटेनर होता है, जस्ट लाइक अ ग्लास, ठीक है ना। फ़र्क क्या है कि अब ग्लास हमारे घरों में जो होते हैं वो कांच के भी होते हैं, शीशे के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं ना, मटेरियल डिफरेंट है। जो कैलोरीमीटर भी ग्लास का काम क्या होता है, वो भी एक कंटेनर है, ठीक है, जो लिक्विड को होल्ड कर रहा है ना। इसी तरह से कैलोरीमीटर भी क्या होता है कि एक कंटेनर होता है जिसका काम क्या होता है कि लिक्विड टाइप चीज़ों को होल्ड करना, ठीक है। तो कैलोरीमीटर की स्पेशलिटी क्या होती है, कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक है, मोस्टली क्या होता है, ये कॉपर का बना हुआ होता है। क्वेश्चन में कितनी चीज़ें हैं, 3। एक है मेटल का पीस, कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर में क्या है, पानी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कंडीशन क्या है, मास जो गिवन है, ठीक है, जो मेटल है उसका मास है 50 ग्राम और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कहते हैं, एक मेटल का पीस है जिसका मास कितना है 50 ग्राम और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप करते हैं,
ठीक है, कि क्या करते हैं 50 ग्राम मेटल पीस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं गरम। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि एक कैलोरीमीटर जिसका मास कितना है 400 ग्राम और उसमें पानी भी कितना है 400 ग्राम ही है। ठीक है, मास है 400 ग्राम और उसमें जो वाटर है वो भी 400 ग्राम है। कहते हैं कि पहले मेटल के पीस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद कंटेनर में जो कैलोरीमीटर जो है, कैलोरीमीटर में पानी है, उस पानी में क्या कर देते हैं, उस मेटल के पीस को डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, मेटल का पीस डालने से पहले इसमें क्या कह रहे हैं कि जो कैलोरीमीटर और वाटर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कि मेटल है, मेटल का मास है कितना 50 ग्राम, मेटल का इनिशियल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में है पानी, कैलोरीमीटर और पानी दोनों का सेम है मास, दोनों का मास है 400 ग्राम। फिर दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर है कैलोरीमीटर का और वाटर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा देखो, हम पहला काम क्या करेंगे कि हमारे पास जो मासेस गिवन है वो ग्राम में गिवन है, हम इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में। ठीक है, पहले हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जितने भी मासेस गिवन हैं उनको हम ग्राम से चेंज करेंगे किलोग्राम में। जब भी हम ग्राम से किलोग्राम में चेंज करते हैं, ठीक है, वैल्यू को, तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर कोई वैल्यू हमारे पास किसमें है ग्राम में और उसको हमें अब कन्वर्ट करना है किसमें किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे कि ग्राम वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1000 से। जब भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो मेटेलिक पीस है उसका मास कितना है 50 ग्राम, तो 50 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से। बिल्कुल इसी तरह से मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ वाटर दोनों देखो क्या है 400 ग्राम, ये भी ग्राम में है, तो हम इसको भी क्या करेंगे 400 को भी ग्राम में वो डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, अच्छा फिर आ जाओ इसके टेम्परेचर पे। जो मेटल है उसका टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर और कैलोरीमीटर इन दोनों का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बुक में मेंशन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन थी कि मेटल है, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मास है 50 ग्राम, कैलोरीमीटर और पानी है, दोनों के मासिस हैं, कैलोरीमीटर का भी और वाटर का भी मास जो है वो है 400 ग्राम और दोनों का जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद क्या करते हैं कि वो मेटल का पीस जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसको पानी में डाल देते हैं। अब जब हम मेटल के पीस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका टेम्परेचर था पानी में डालेंगे तो अब क्या होगा कि पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा। पानी पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे था, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेटल का पीस पानी में डालेंगे तो पानी भी क्या हो जाएगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं इफ द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जब मेटल के पीस को पानी में डालेंगे तो पानी का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, मेटल को डालने के बाद उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के हो जाएगा 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर क्या है, मैंने कल भी बताया था कि स्पेसिफिक हीट हमेशा कांस्टेंट होती है, वो किसी भी चीज़ की हो, और क्या होता है ये कि सब्सटेंस क्या होता है, जो स्पेसिफिक हीट है वो वेरी करती है। हर सब्सटेंस की, हर मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो मेटल है उसकी स्पेसिफिक हीट है 386 जूल्स पर केजी पर केल्विन। ठीक है, और जो वाटर है, वाटर की डेटा में लिखी हुई है, ये कांस्टेंट होती है वाटर की भी, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। अच्छा, अब हमें क्या चीज फाइंड करनी है? ठीक है, कहते हैं फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। वाटर की कांस्टेंट है और कॉपर की गिवन है, जो मेटल का पीस है उसकी स्पेसिफिक हीट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्या है, अब डेटा पे आ जाओ। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन। अब देखो जो मेटल है ना, मेटल के लिए यहाँ m लिखा हुआ है। ठीक है, ये m क्या है, मास ऑफ मेटल, ये है 50 ग्राम। ग्राम को मैंने क्या कहा था, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 50 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 kg। फिर इसके बाद इसका Tm क्या है, टेम्परेचर ऑफ मेटल, ये कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
MC जो लिखा है ये क्या है, मास ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। MC क्या है, मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना था, 400 ग्राम। अब ग्राम को फिर से हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 kg। अच्छा, फिर मैंने लिखा है MW इक्वल्स टू MC, मास ऑफ वाटर और मास ऑफ कैलोरीमीटर इक्वल था। अगर MC हमारे पास 0.4 kg आया है तो MW यानी मास ऑफ वाटर भी क्या होगा, 0.4 kg, क्योंकि कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का मास क्या था, सेम था। फिर मैंने नीचे लिखा है TW, टेम्परेचर ऑफ वाटर इक्वल्स टू TC, टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी सेम था, कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद था फाइनल टेम्परेचर, फाइनल को हम शो करेंगे TF से, ये है 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, CC क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, और CW क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये कांस्टेंट हैं, गिवन थे। और CM क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये तो डेटा था। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मेटल का पीस क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। हीट लॉस कहाँ से कौन कर रहा है, मेटल, ठीक है। और एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, वाटर एंड कैलोरीमीटर। कैसे कि जिसका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होता है, हीट हमेशा वहां से रिलीज होती है, वहां से बाहर आती है। और इनिशियल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, मेटल का, तो मेटल से हीट बाहर आएगी। और मेटल का पीस था कहाँ पे, पानी में डाला हुआ था, तो पानी क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और पानी खुद कहाँ है, कैलोरीमीटर में, तो कैलोरीमीटर भी क्या करेगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो मेटल का पीस है वो हीट रिलीज कर रहा है, वाटर और कैलोरीमीटर क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज को सेट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हीट लॉस्ट बाय द मेटल इक्वल्स टू का साइन, फिर होगा हीट एब्जॉर्ब बाय, ब्रैकेट में लिखेंगे वाटर प्लस कैलोरीमीटर, क्योंकि वाटर और कैलोरीमीटर क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये हमने इक्वेशन सेट की। अच्छा, पहले तो हमने क्या किया था, इसको इन्वर्स लिखा। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, फॉर्मूले में क्या हम रखेंगे कि हीट है ना, तो हीट क्या होता है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू के लिए हमने कल इक्वेशन ड्राइव की थी। डेल्टा क्यू किसके इक्वल था, MC डेल्टा T। M क्या था, मास, C क्या था, स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T क्या था, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। MC डेल्टा T हम मेटल के लिए भी सेम लिखेंगे, यही फॉर्मूला कैलोरीमीटर के लिए भी, वाटर के लिए भी, ठीक है। अब देखो, अब ये फर्स्ट लाइन नजर आ रही है, MM क्या है, मास ऑफ मेटल, CM क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, डेल्टा T क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। इसे हम सेट करेंगे, ठीक है। पहले हम इक्वेशन को समझ लेते हैं। फिर इक्वल्स टू के साइन के बाद है MC मास ऑफ कैलोरीमीटर, CC स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, डेल्टा T फॉर्मूले का एज इट इज लिख दिया। फिर क्या है, प्लस MW मास ऑफ वाटर, CW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा T। अगले स्टेप में क्या करेंगे, डेल्टा T को हम सेट करेंगे, वाटर के लिए भी, कैलोरीमीटर के लिए भी और मेटल के लिए भी। सेट कैसे करते हैं, मेटल, पहले हम मेटल को ले लेते हैं। मेटल का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर क्या है, 22.4। अब आ जाओ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 20, फाइनल टेम्परेचर क्या है, 22.4। अब हम वाटर को देख लेते हैं। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 20, फाइनल टेम्परेचर क्या है, 22.4, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम जब डेल्टा T को सेट करते हैं तो ज्यादा टेम्परेचर में से कम को माइनस करेंगे, ठीक है। चलो पहले मेटल को देखते हैं। मेटल का क्या था, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है और फाइनल टेम्परेचर कम है ना, तो ये हो जाएगा, देखो M मास ऑफ मेटल, CM स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, ये तो एज इट इज लिख देंगे। और डेल्टा T की जगह होगा TM टेम्परेचर ऑफ मेटल माइनस TF फाइनल टेम्परेचर। TM माइनस TF हमने क्यों लिखा कि टेम्परेचर ऑफ मेटल क्या है, 100, और TF कितना था, 22.4। और हम क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको प्लस में रखते हैं और छोटी वैल्यू को हम माइनस में, इसलिए TF को किस में रखा, माइनस में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर MC और CC हमने उसी तरह से उतार लिया। MC क्या है, मास ऑफ कैलोरीमीटर, CC क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। डेल्टा T को हमें कैलोरीमीटर के लिए सेट करना है। कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 20, और फाइनल टेम्परेचर क्या है, 22.4। अब जब हम कैलोरीमीटर की बात करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है और कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर कम है,
तो यहाँ हम लिखेंगे TF माइनस TC। TF ज़्यादा था प्लस में रखेंगे, TC कम था माइनस में रखेंगे, ठीक है। प्लस हमने देखो फॉर्मूला ऊपर से उतार लिया प्लस फॉर्मूले का। फिर MW मास ऑफ वाटर, CW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, उसी तरह से हमने लिख दिया। डेल्टा T हम सेट कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। अब जब हम वाटर के लिए देखते हैं तो वाटर का भी इनिशियल टेम्परेचर क्या है 20 और फाइनल टेम्परेचर क्या है 22.4। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें 22.4, TF को प्लस में रखेंगे और TW कम है तो उसको माइनस में रखेंगे, ठीक है। हम इस स्टेप में हमने क्या किया, डेल्टा T को हमने सेट किया कि हर सब्सटेंस के लिए डेल्टा T अलग तरह से सेट करते हैं। हम देखते हैं जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी चीज़ है इनिशियल और फाइनल को देखते हैं। अगर इनिशियल ज़्यादा है तो इनिशियल को प्लस में रखेंगे, फाइनल कम है तो उसको माइनस में। अगर इसका अपोजिट है, फाइनल ज़्यादा है तो फाइनल प्लस में, इनिशियल कम है तो उसको माइनस में रखते हैं। जो भी वैल्यू ज़्यादा है उसको प्लस में और कम वैल्यू को किस में रखेंगे, माइनस में। ओके, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि आप जो जो वैल्यूज डेटा में गिवन थी सबकी वैल्यू रखते जाएंगे। मास ऑफ मेटल गिवन था, हमने रख दिया kg वाली वैल्यू रखेंगे। cm क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। tm क्या था, टेम्परेचर ऑफ मेटल कितना गिवन है 100, हमने 100 रख दिया। tf क्या है, फाइनल टेम्परेचर गिवन था 22.4, हमने उसकी जगह वो वैल्यू रख दी, ठीक है। फिर क्या है, इक्वल्स टू था, हमने इक्वल्स टू उसी तरह से लिख दिया। MC कितना था 0.4, CC कितना था स्पेसिफिक हीट ऑफ क्या है कैलोरीमीटर, यहाँ वो था 386 और TF कितना है 22.5 और TC कितना है 20। इसी तरह से वाटर के लिए वाटर का मास लिखेंगे, वाटर की स्पेसिफिक हीट लिखेंगे, TW और TF की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि पहले माइनस करके हम जो जो माइनस की वैल्यूज है हमने वो लिख दी, ठीक है ना। 100 में से 22.4 को माइनस किया, फिर राइट हैंड साइड पे देखो क्या है 22.4 में से 20 को माइनस किया, इस कैलोरीमीटर के लिए भी और किसके लिए, वाटर के लिए। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद देखो इक्वेशन आ रही है 3.88। cm क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इक्वल्स टू 370.56 प्लस 4032। अब 370.56 और 4032 प्लस और इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। और 3.88 cm क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, इसके साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो 3.88 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल की। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, और थोड़ी सी बड़ी भी है। मैं हमेशा जब समझा रही होती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ, पहले पूरा लेक्चर स्टार्ट से लेके एंड तक सुनो, सुनने के बाद क्या करो, इसको दोबारा से, ठीक है, इसको ओपन करो और स्टार्ट से क्या करो, उतारना शुरू, सुनते भी जाओ उतारते भी जाओ। जब पूरा उतार लो तो अपना रजिस्टर अपने सामने खोल के रखो और उसको थर्ड टाइम दोबारा से सुनो। इस तरह से करोगे ना तो चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी, समझ में भी आ जाएंगी और थोड़ी थोड़ी याद भी हो जाएंगी। फिर याद करना कितने बजे शुरू करना है, ठीक 5 बजे फिजिक्स से रजिस्टर खोलो, ठीक है, उसको याद करना शुरू कर दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंप्यूटर ओपन करो या मोबाइल में है तो मोबाइल में मेरा लेक्चर सुन लो। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो फिर मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं समझा दूंगी, ठीक है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये वाली प्रॉब्लम तो यहाँ पे एग्जाम्पल थी ये, ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया। ओके बेटा प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, ठीक है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे और देखेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि ये ब्रांच है, ठीक है ना, फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो क्या करे, हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या करे कि हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली हीट, ठीक है ना, हीट से रिलेटेड है ये। अब चलो पहले हम सिस्टम्स देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। और सिस्टम के देखो एक होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या होता है
कि कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं और जिसकी वेल डिफाइंड क्या है, बाउंड्रीज हैं, वो हमारे पास क्या है, सिस्टम। कैसे? एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि सपोज मैंने कहा कि हमने पानी लिया, उसको गर्म करने के लिए पतीली में रख दिया। पतीली क्या है, पतीली की बाउंड्रीज है ना, इनके पतीली की बाउंड्रीज है, पतीली में कंटेनर है वो, है ना, वो क्या है, कंटेनर। उसकी वेल डिफाइंड क्या है, बाउंड्रीज हैं, उसमें हमने पानी डाल दिया, वो एक सिस्टम है हमारे लिए, ठीक है ना। और सिस्टम के बाहर जो चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। क्या कहते हैं कि अगर हमने पानी लिया, उसको गर्म करने के लिए रखा, तो हमारे लिए एक सिस्टम है, पतीली है, पतीली में पानी, वो एक सिस्टम है हमारे लिए, ठीक है। और पतीली के बाहर की जो चीज़ें हैं वो क्या है, हमारे लिए सराउंडिंग है। वो क्या है, जस्ट कंटेनर है जिसमें पानी डाल दिया और उसको अब हमने टेम्परेचर उससे इंक्रीज कर दिया। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो क्या है, हमारे लिए सराउंडिंग। अच्छा, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम हमारे पास 3 तरह का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें भी 2 चीज़ें देख रहे होते हैं, एक एनर्जी और एक मैटर, ठीक है, एक एनर्जी और एक मैटर। एग्जाम्पल मैंने क्या दी कि कोई भी कंटेनर लिया, उसमें हमने पानी रखा, उसे चूल्हे पे रख दिया गर्म करने के लिए, ठीक है। तेज आंच पे अगर हम पानी गर्म करें तो क्या होगा, पानी बॉयल होना शुरू होगा, है ना। पानी पहले बॉयल होगा, फिर क्या होगा, वो जब बॉयल होगा उसको बबल बन के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। अगर उसको काफ़ी देर के लिए हम रख दें तो आहिस्ता आहिस्ता पानी बॉयल होते होते वो कम भी होना शुरू हो जाएगा। और अगर उसको हम 5-6 घंटे के लिए रख दें तो वो तो सूख ही जाएगा, ठीक है ना। पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि वो तो वेपर बन के उड़ गया, है ना। तो उसमें मैटर एंड एनर्जी कि पानी जब हीटअप होना शुरू हुआ, उसके बबल बने, ठीक है ना, उससे एनर्जी मिल रही है, हीट है ना, उससे एनर्जी मिल रही है। और पानी खुद क्या है, मैटर। तो 2 चीज़ें हम कंसीडर करते हैं सिस्टम में, एक एनर्जी और एक क्या, मैटर। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड इज नोन एज ओपन सिस्टम। ऐसे सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर हो सके उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। अच्छा, क्लोज सिस्टम की बात कर लेते हैं। क्लोज सिस्टम क्या है कि ऐसा सिस्टम जिसे मैटर ट्रांसफर ना हो लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो, ठीक है ना। मैटर जो है उसमें कोई चेंज ना आए लेकिन एनर्जी में चेंज हो, एनर्जी ट्रांसफर हो, उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, क्लोज सिस्टम। अब बात कर लेते हैं आइसोलेटेड की। आइसोलेटेड क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों कांस्टेंट रहते हैं, कोई भी ना एनर्जी और ना मैटर दोनों ट्रांसफर नहीं हो सकते, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये तो छोटी छोटी सी टर्म्स थी जो मैंने कहा चलो बता दूं कि कोई के पता होना चाहिए कि हम जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। फिर सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हम गौर कर रहे हैं, जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास सिस्टम। और सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, सराउंडिंग। अगर एनर्जी और मैटर, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। और अगर क्या है कि मैटर ट्रांसफर ना हो, सिर्फ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में जा रही है, तो उसे कहते हैं क्या, क्लोज सिस्टम। और वो सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों कांस्टेंट रहे, कोई भी चीज़ सराउंडिंग को ट्रांसफर ना हो सके, उसे हम कहते हैं वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉज हैं हमारे कोर्स में, एक है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ को हम देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है, देखो इक्वेशन नजर आ रही है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इस इक्वेशन में डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन हीट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन हीट। और डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसे शो कर रहा है, इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। तो ये क्या होता है, ठीक है, एक डेफिनेशन तो लिखी हुई है, या इक्वेशन को देख के भी हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं। कैसे कि अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। इक्वेशन लिख के क्या है, डेल्टा यू क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम।
अच्छा, दो टर्म्स होती है हमारे पास, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताना कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है। इसके लिए क्या करो, जस्ट टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको थॉरली पढ़ो, अच्छी तरह से गौर से पढ़ो। तुम्हें ये दोनों टर्म्स मिलेंगी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये मुझे खुद तुम बताओगे कि है क्या। ठीक है ना, ओके तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है, हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, डेल्टा टू क्या है, डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, डेल्टा यू क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, या डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, यहाँ क्या है कि तुम लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा और मुझे लगता है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो कि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी असल में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही की फॉर्म है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देख लिया। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, वो हीट जो हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डेल्टा क्यू या अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये टर्म्स क्या हैं अभी मैं समझाऊंगी। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी, अभी जरा थोड़ा सा टॉपिक और देख लेते हैं। ये है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 4 एप्लीकेशन हैं। एक को कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और लास्ट प्रोसेस फोर्थ प्रोसेस है डायबेटिक प्रोसेस। 4 प्रोसेस हैं इसके। ठीक है ना, इन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, प्रोसेस अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि अगर मेरे पास, देखो समझो, पहले समझो, मैंने कहा कि जिस तरह से स्टील के टिफिन देखें, स्टील के टिफिन में क्या होता है, 3 डब्बे होते हैं ना, उनमें साइड पे होल बने होते हैं और साइड पे क्या होती हैं, 2 रॉड लगी होती हैं। इस रॉड के अंदर से उन डब्बों को गुजारते हैं, फिर उसका ढक्कन दे देते हैं, है ना, उसका ढक्कन दे देते हैं। अब इसी तरह से हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के दोनों साइड पे क्या लगी है, रॉड लगी है, और कंटेनर का जो ढकना है ना, कवर समझो पतीला है, पतीले का कवर ढकना जो होता है हम इसी तरह उठा लेते हैं और रख देते हैं। हमने सपोज किया कि पतीले के दोनों साइड्स पे, ठीक है, 2 साइड्स पे 2 लंबी लंबी सी रॉड लगी हैं। ठीक है, एक रॉड है जो कैसे है हमारे पास, जो 2 साइड्स पे लगी है रॉड, ठीक है, पतीले के। उन रॉड से जो ढकना है ना, उसका कवर जो है पतीले का, वो उनसे दोनों रॉड, अब क्या है कि जो उसका कवर है उसके साइड पे 2 होल हैं, वो होल जो हैं उस रॉड से पास होते हैं तो वो उस पर चला जाता है, पतीले पे चला जाता है, कंटेनर है वो। अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, मैं सपोज कर रही हूँ मेरे पास सिलेंडर के जस्ट कंटेनर है, जिस तरह से एक पतीला होता है। ठीक है ना, तो उसकी क्या है, वॉल्स जो हैं वो क्या है, इंसुलेटर हैं, जो उसकी वॉल्स हैं वो इंसुलेटर हैं, और जो उसका पिस्टन है, ठीक है, जिसे हम कवर कहते हैं, जैसे पतीले का ढकना है, तो मैं क्या कह रही हूँ, सिलेंडर है, सिलेंडर का पिस्टन मीन्स उसका ढकना या कवर, वो भी क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्स और सिलेंडर का पिस्टन क्या है, इंसुलेटर है। लेकिन पिस्टन क्या है, मूव कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, और क्या है कि जो हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का सिर्फ बेस जो है वो क्या है, हमारे पास कंडक्टर है। जिस तरह से पतीली होती है ना, मैंने कहा पतीली है, पतीली की जो चारों साइडें हैं वो क्या है, इंसुलेटर है, और पतीली का ढकना भी क्या है, इंसुलेटर है। सिर्फ पतीली का जो बेस है वो कंडक्टर है, कि पतीली को जब हम चूल्हे पे रखें, ठीक है, उसको टेम्परेचर बढ़ाएं तो हीट क्या है, बेस के थ्रू ही एंटर होगी और बेस के थ्रू ही वो क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। लेकिन उसकी वॉल्स या उसका जो कवर है या ढकना है या पिस्टन भी उसे, ठीक, पिस्टन क्या होता है, समझो ढकना पतीली का, वो क्या है, इंसुलेटर है।
अब वॉल्स और जो पिस्टन जो है वो इंसुलेटर है, इट मींस जो हीट जो है ना तो यहाँ से एंटर होगी और ना ही वो सिस्टम से बाहर जा सकती है इनके थ्रू। सिर्फ बेस जो उसका जो है, ठीक है, वो क्या है, कंडक्टर है, जिसके थ्रू क्या हो, कंडक्शन का प्रोसेस होगा। कंडक्शन का प्रोसेस होगा, हीट वहीं से एंटर होगी, वहीं से बाहर आएगी सिस्टम से, ठीक है। जैसे पतीली का ले लो, पतीली का जो पेंदा है वो क्या, उसका बेस होता है, ठीक है ना, पेंदा क्या होता है, बेस। बाकी पूरी पतीली क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्यों है कि हीट ना तो वहां से एंटर होगी और ना ही सिस्टम से बाहर जाएगी, सिर्फ उसका पेंदा या उसका बेस जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू क्या होगा कि जो गैस एंटर होगी और बाहर आ रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, मैंने कहा सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के दोनों साइड पे रॉड लगी हैं। उस रॉड से पिस्टन जो होता है रॉड पे टिका हुआ है, वो पिस्टन क्या है, रॉड के थ्रू, और पिस्टन में भी 2 होल है, उस रॉड से होते हुए वो उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि एक टर्म होती है कांस्टेंट प्रेशर, एक टर्म हमारे पास होती है कांस्टेंट वॉल्यूम। सिंपल अगर मैं कहूं कि मैंने क्या किया, एक पतीली ली और पानी भर के उसको गर्म करने के लिए रख दिया, बॉयल होने के लिए, उसके ऊपर कवर भी दे दिया, ठीक है, उसको घंटा 2 घंटा मैंने छोड़ दिया। अब कैसे क्या होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पेंदा जो है वो बेस है, ठीक है ना, पतीली का पेंदा क्या है, बेस। बेस के थ्रू क्या होगा, हीट उसमें एंटर होगी। जैसे जैसे क्या होगा कि पानी को टेम्परेचर मिलता जाएगा और बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, पानी में बबल्स बनेंगे, हमें नजर भी आते हैं बबल्स, ठीक है ना। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे उनको टेम्परेचर मिलेगा, हीट एनर्जी मिलती जाएगी, तो वो अपनी जगह छोड़ के मूव करना शुरू कर देंगे। वो जो बबल जो पानी में बनते हैं बॉईल करते हुए, वो इसलिए बनते हैं कि पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। मूव क्यों करते हैं, जब हीट एनर्जी उनको मिलती है तो हीट की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब हम लिक्विड को, ठीक है, हीट अप करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसे एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है। एनर्जी लेने के बाद, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वो मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो जब मूव करते हैं तो क्या होगा, मैंने कहा पतीली, और पतीली के ऊपर मैंने ढकना भी दे दिया। अब वो मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं वो बार बार पतीली के ढकने से टकराएंगे। हमने देखा ना, जब पानी बॉयल हो रहा हो, हालांकि हमने तो उस पर ढकना दिया होता है, लेकिन ढकना नीचे भी गिर जाता है बस दफा। क्यों बस दफा नीचे गिरता है कि पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो ढकने पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं, उनको तो एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिली तो वो मूव कर रहे हैं। समझो छोटे बच्चे जो एनर्जी मिल गई वो कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, और बार बार क्या करेंगे, अब जो पतीली की दीवारें हैं, ठीक है ना, वो उनको तो वो तोड़ नहीं सकते, लेकिन ढकना जो अपनी जगह से हिल सकता है ना, फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो अपनी जगह छोड़ सकता है क्योंकि हम उसे उठा सकते हैं। तो क्या होगा कि वो बार बार जो पतीली का ढकना है उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि वो ढकना अपनी जगह से हिल जाएगा। क्यों हिलता है कि पानी के मॉलिक्यूल जब एनर्जी इनको मिलती है, हीट मिलती है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और बार बार क्या करते हैं कि वो ढकने पे फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं। जो प्रेशर की मैंने इक्वेशन पढ़ाई थी ना, P = 1/3 ρ v², तो वो क्या करते हैं, वैसे भी देखो प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A। अगर सिंपल फॉर्मूला में देखें तो वो क्या होता है कि हमारे पास प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब ही क्या है कि फोर्स भी है और यूनिट एरिया क्या है, यानी कि उसका ढकना। अब उसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल हैं, वो ढकने पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रेशर बढ़ता है और ढकना अपनी जगह से हिल जाता है ना। यहां तक समझ में आया? ये तो एक एग्जाम्पल मैंने बताई। अब इसमें क्या था, वॉल्यूम फिक्स नहीं था, है ना, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं था पतीली का। अगर हम कुकर ले लें, कुकर में क्या होता है, कुकर का ढकना तो टाइट बंद करते हैं। अब कुकर में भी पानी डाल दिया और एक पतीली में पानी डाल के हमने गर्म करने के लिए रख दिया, ठीक है, घंटे के लिए दोनों को छोड़ दिया, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा, तो क्या होगा, पतीली का ढकना तो अपनी जगह से हिलेगा, लेकिन जो कुकर है उसका उसका ढकना, उसका कवर नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा, वो तो टाइट बंद होता है, फिक्स होता है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं, जो कुकर है वो कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसका जो ढकना है वो तो टाइट बंद होता है, वो अपनी जगह छोड़ेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। जबकि जो पतीली की मैं एग्जांपल दे रही हूं, उसका तो ढकना नीचे गिर जाएगा, जैसे जैसे पानी के मॉलिक्यूल ढकने पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं था,
ठीक है ना, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं था और जो कुकर है उसमें वॉल्यूम क्या था, फिक्स था। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, तुमने घरों में देखा होगा थर्मस होते हैं ना, हमारे पास फ्लास्क होती है, उसमें गर्म चाय डाल दो और उसको बंद कर दो तो क्या होता है, उसमें 5 घंटे 8 घंटे तक क्या होता है, पानी गर्म या चाय जो होती है वो गर्म रहती है। या कूलर की एग्जांपल ले लें, हमारे घरों में कूलर होते हैं, उसमें जब हम ठंडा पानी या आइस डालते हैं तो काफी देर तक क्या होता है, 5-6 घंटे तक वो जो होती है वो पानी ठंडा ही रहता है ना। तो ऐसी चीज को हम, वो ठंडा क्यों रहता है, कुकर, अगर हम देखो उसको एग्जांपल ले लें, थर्मस की एग्जांपल लें या हम कूलर की एग्जांपल लें, तो उनकी देखो जो कूलर होता है मोटा होता है ना, उसकी दीवारें देखो जो होती है, कूलर बना होता है वो काफी मोटा होता है, पतला नहीं होता। उसके अंदर भी क्या होता है कि एक अंदर की सरफेस होती है, एक बाहर से होती है। अंदर तो व्हाइट व्हाइट हमें नजर आ रहा होता है, बाहर से वो ब्लू ऑरेंज किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, इन दो सरफेसेस के दरमियान भी कोई मटेरियल होता है, उस मटेरियल की वजह से क्या होता है कि अगर हीट है या वो उसमें हमने कोई ऐसी चीज डाली जो ठंडी है तो उसका इफेक्ट बाहर तक इतनी जल्दी नहीं जाता। लेकिन कोई भी चीज दुनिया में 100% नहीं होती, ना तो हमारे पास ऐसे कूलर हैं, ना ही हमारे पास ऐसे थर्मस हैं कि हम उसमें गर्म या ठंडी चीज डालें तो वो गर्म या ठंडी ही रहे हमेशा के लिए। 12 घंटे भी कोई चीज ठंडी नहीं रहती, 5-6 घंटे में ही वो क्या होता है, वो गर्म होना शुरू बल्कि काफी हद तक उसकी जो होता है, ठीक है, आइस जो होती है वो काफी हद तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। इसी तरह से अगर हमने गर्म पानी या गर्म चाय फ्लास्क में रखी है तो वो 5-6 घंटे में ठंडी हो जाती है, ठंडी ना भी हो तो काफी हद तक उसका टेम्परेचर गिर जाता है ना। फ्लास्क में भी क्या होता है कि उसकी एक इंटरनल होती है सरफेस, एक आउटर सरफेस होती है, इन दोनों सरफेस के दरमियान मटेरियल भरा होता है ताकि उसका कूलिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो देर तक रहे, ठीक है, हीट वहां से बाहर की तरफ ना जाए। तो फ्लास्क या कूलर जो मैं कह रही हूं तो वो सम काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। वो आइसोलेटेड कैसे है कि उससे सिस्टम से हीट ना तो बाहर जा रही हो ना ही एंटर हो सकती है। हमने एक दफा उसमें गर्म या ठंडी चीज डाल के उसका ढकना टाइट बंद कर दिया तो अब वो आइसोलेटेड है, ठीक है ना। लेकिन यह है कि कुछ टाइम गुजरेगा तो है उसकी आइसोलेशन भी क्या, वो चीज ठंडी या गर्म जो भी है उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसा इंजन, कोई ऐसा डिवाइस हमारे पास नहीं है जो परफेक्ट हो और 100% काम करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंसान तो खुद भी 100% नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो उसकी बनाई हुई चीजें कैसे हो सकती हैं ना। लेकिन हम ऐसा एग्जाम्पल इनको यूज कर सकते हैं कि कुछ देर तक क्या है, जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है, कूलिंग के लिए, तो वो कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है। या फिर क्या होता है कि अगर उसको हमने गर्म चीज डाली है तो थोड़ी देर तक वो रखता है, ठीक है ना, कुछ घंटों तक। अच्छा, यहाँ पे हम टर्म्स यूज करेंगे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। अब कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने क्या एग्जांपल बताई, कुकर कांस्टेंट, और जो पतीली है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, है ना। अच्छा, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इट मींस वर्क डन जीरो है, ठीक है, वर्क डन क्या है, जीरो है। अगर किसी चीज का मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर किसी चीज के वॉल्यूम को हम फ्री छोड़ दें कि वॉल्यूम में हमें चेंज मिला, कि इनिशियल वॉल्यूम मैंने कहा 2 था, फाइनल हो गया 7, वॉल्यूम क्या हो गया, 7 हो गया। अब क्या है, इनिशियल और फाइनल्स के डिफरेंस कुछ मुझे मिलेगा तो वर्क डन भी मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम मिल रहा है तो वर्क डन भी मिलेगा। अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी मैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझा रही, ठीक है, अभी मैं टर्म्स समझा रही हूं। टर्म्स को जहन में रखना कि जब भी हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो वर्क डन जीरो हो जाता है। वर्क डन की वैल्यू हमें उस वक्त मिलती है जब क्या हो, हमें चेंज इन वॉल्यूम मिले। वैसे भी देखो, वर्क डन की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी के। एफ क्या है, फोर्स, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इट मींस कि किसी चीज पे अगर फोर्स अप्लाई की जाए, उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहते हैं हमें वर्क डन मिल रहा है। वर्क डन के लिए जरूरी है चाहे जो भी चीज हमारे पास है उसकी पोजीशन चेंज हो, पोजीशन चेंज हो। मैंने कहा एक बॉल मेरे पास है, उसको मैंने जमीन पे फेंका, जाहिर है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी ना, तो हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स वो जो बॉल थी उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो हमने कहा हाँ हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन मिल रहा है, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो बॉल है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। पहले वो पॉइंट ए पे थी, जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो पॉइंट डी पे चली गई, उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या है कि हमें वर्क डन मिल रहा है। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से कुकर की,
जब उसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है वॉल्यूम में तो चेंज हुआ ही नहीं, चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब डिस्टेंस भी हमें नहीं मिलेगा, डिस्टेंस जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हमें चेंज इन वॉल्यूम मिलता है, जैसे पतीली का ढकना नीचे गिर गया, इट मीन्स कि हमें वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क डन भी मिलेगा। अगर डिस्टेंस हमारे पास हमें मिल रहा है तो वर्क डन भी मिलेगा। अगर हम डिस्टेंस को जीरो कर देते हैं तो वर्क डन भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना। कल मैं ऐसा करूंगी कि ये चीजें जो है ना, हम एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कल समझाऊंगी। आज जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ उनको गौर से समझना, गौर से, ठीक है, गौर से सुनना जो मैंने कहा। जब मैं ये पॉइंट्स कल समझाने जाऊंगी तो बहुत अच्छी तरह से तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब तुम्हें करना क्या है कि आज जितना ये मैं ना पोस्ट किया है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें अपलोड कर दी है ना, इन सारी चीजों को उतार लो। आज के आज इन सारी चीजों को उतार लो। ठीक है, अब कल के लेक्चर में क्या है, ये 1 बाय 1 में समझाती जाऊंगी। थोड़ा सा मैंने आज तुम लोग को हिंट दी है, ठीक है ना। कल इसको हम थॉरली पढ़ेंगे। तुम्हारे पास जो उतारों को रजिस्टर खोल के सामने रखना, रजिस्टर खोल के सामने रखना। तुम्हें स्लाइड भी नजर आ रही होगी, 1-2 स्लाइड्स में इसमें ऐड भी करूंगी, क्योंकि मुझे समझाना है ना कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ डायग्राम्स में बनाऊंगी, उन डायग्राम्स को भी देखना और आज का लेक्चर भी तुम्हारे जहन में होगा तो चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये जितना मैंने आज काफी सारी मैंने ये इसमें ना स्लाइड्स डाल दी, इन सारी स्लाइड्स को उतार लो और जिस सीक्वेंस में मैंने रखा है इसी सीक्वेंस में तुम लोग फेयर करोगे। ठीक है, और इसको हम इंशाल्लाह समझेंगे कल। लेकिन आज जो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ उनको गौर करना, ताकि कल वाला लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आए। जब हम क्लास में होते हैं तो बोर्ड पे एक एक चीज सही वो उस वक्त ज्यादा क्लियर हो जाती है ना। तो ये तुम्हें अब जो कंप्यूटर पे पढ़ रहे हो या आप मोबाइल पे देख रहे हो, टाइम इसलिए दिया जाता है कि चीजें उतारो, उतारने के बाद जब दोबारा सुनोगे, ठीक है ना, तो चीजें क्लियर होंगी। तो आज का काम क्या है कि जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए उन पर गौर करना। ठीक है, कोशिश करना डायग्राम बना के रफ स्केच बनाओ और समझो इसे। फिर कल मैं दोबारा समझाऊंगी तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगी और तुम लोग भी करोगे। ठीक है ना, दोनों मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ोगे तुम लोग, है ना। मेरा काम तो आगे बढ़ाना है। मैं बार बार कहती हूँ जो इंस्ट्रक्शंस हो बेटा उनको फॉलो किया करो, टाइम को जाया नहीं करो। टाइम का काम है गुजरना, वो तो गुजर जाएगा, चाहे सो के गुजारो चाहे पढ़ के गुजारो। पढ़ के गुजारोगे तो कुछ बन जाओगे, सो के गुजारोगे तो फिर क्या करोगे, सोते ही रह जाओगे, है ना। ओके, कल इंशाल्लाह हम करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुनना, गौर करना एग्जाम्पल पे, तो कल तुम्हें एक एक चीज़ फौरन के फौरन क्लियर होती चली जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश मैं पूरी करूंगी। ठीक है, जो मैंने काम दिया है उस काम को पूरा करना। चलो कल तक के लिए